हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है आपको? Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है आपको सभी को? 4 यूनिट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हम क्या है कि एक बार रिवीजन करेंगे। तो कल और परसों के लिए मैंने आपको पीपीटी में और वॉइस ओवर पीपीटी भेज दूंगा आपकी क्लास के। उनको आप देख लेना एक बार। अभी अभी मैं इसलिए थर्ड यूनिट को रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो थर्ड यूनिट का जो कंटेंट है एक बार देख लीजिए क्या क्या है आपका। ये थर्ड यूनिट में है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सर वॉल्यूम बहुत ही लो है। थर्ड यूनिट में आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टास्क एनालिसिस प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग एंड स्पेसिफिकेशन यानी सॉफ्ट एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डेटा डिक्शनरी, फाइनाइट स्टेट मशीन, ये आपके कंट्रोल फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ये चीज़ें हैं आपकी। तो मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूँ एक बार आपको। आवाज़ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? हेलो। तो देखिए। यस सर, अब हाँ, सर अब सही है आवाज। बहुत अच्छा। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी एसआरएस क्या होता है? तो सबसे पहले हम आते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो आई ट्रिपल ई हैज डिफाइंड द टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट इज so a condition or a capability needed by a user to solve a problem or to achieve an objective. So what is our goal? How we can achieve the goal? So this is the condition or a capability needed by a user so that it will be solved or to achieve an objective or a goal. So this is the first definition. Again, a condition or a capability that must be met or processed by a system to satisfy a contract, standard or specification or other formally imposed document. So another definition, these are the two definitions why we can use as a software requirement. The software requirement specification produced as a combination of the analysis task. The functions and performance allocated to software is a part of system. So when we are refining or establishing a complete information description, a detailed functional description, or a representation of a system behavior. Representation of system behavior, what is our system behavior? An indication of performance, requirement and design constraint. What is our design constraint and what the needed of requirement or the performance requirements or validation criteria. So these are the requirement of SRS. So again, generally the SRS is a document that completely describe what the proposed software should do without describing how the software will do it. One of the objective of the requirement phase is to produce the SRS, software requirement specification, which is describe the complete external behavior of the proposed software. ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये आपकी क्या एस आर एस की है कि हमारा जो पूरा कंप्लीट जो हमारा बिहेवियर है उसका सॉफ्टवेयर का वो किस तरीके से हम प्रपोज करते हैं। अगेन, so these are the content of an SRS. तो कंटेंट में क्या क्या है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में? तो वन, इंट्रोडक्शन पार्ट, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन, वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो अगर हम इसके अंदर आते हैं इंट्रोडक्शन में, तो स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल क्या है इसका? तो रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आपकी? अगर हम बात करें कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। करेक्टनेस, रिक्वायरमेंट करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट। अदर वन इज द रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस एंड नाउ रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट एंड अगेन
appropriate of requirement, verification of requirement, traceability of requirement. These are the types of our requirement principles. So requirements are represented in a manner that ultimately leads to successful software. Recovery. Pikachu. Hello. So always need to SRS में हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट करेक्टनेस होनी चाहिए टू बी श्योर अबाउट रिप्रेजेंटेशन करेक्टनेस. जो रिक्वायरमेंट है आपकी क्या होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, और डेवलपर साइड और कस्टमर साइड. So we can review all these requirements. And consistency of requirement. So consistency of requirement does mean no conflict. मीन्स हमारे पास कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए. यस अक्षर. यस अक्षर, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. हेलो. So consistency of requirement does mean Yes, sir. yes. Have you any problem? Some of the students are saying सर आपने बीच में कभी कुछ बोला था सर, वो समझ में नहीं आया सर. बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम लिख रहे हैं कुछ बच्चे स्टूडेंट चैट में कि वो कनेक्ट द इंटरनेट. यस सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बीच बीच में कट रहा है सर वो इसका. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अभी आपको पीपीटी भी भेजूंगा इसकी. तो इन सारी चीज़ों को मैं दोबारा से भी आपको पीपीटी भी भेज दूंगा. उससे क्या होगा कि आप वॉइस ओवर पीपीटी में आप सुन लोगे. क्योंकि अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम तो रहेगी कल और परसों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी. इसलिए यस मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स. अक्षत. यस सर, आ रही है आवाज. ये बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आए बच्चों. ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है किसी का Recovery. Pikachu. बीच में आवाज़ नहीं आ रही. कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट मीन्स it does not no conflict or ambiguous requirements. For an example, if one requirement states that a maximum of 5 users can use system at a one time, and another requirement say that in certain situation there may be 20 simultaneous users, those requirements are said to be inconsistent. If we are saying कि अगर अगर हम 5 यूजर्स उसको यूज में ले सकते हैं, ऐसा ना हो कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट मैनर में हो रिक्वायरमेंट्स आपकी, और इसी तरीके से अगर 20 यूजर्स ले रहे हैं तो वो सेम होने चाहिए. मीन्स यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अनएम्बिगियस नहीं होनी चाहिए. सो रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस. थर्ड वन इज द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट इफ ऑल पॉसिबल स्टेट चेंजेज इनपुट. और अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेज कर रहे हैं तो वो सारे रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, सभी में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए. तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट होना जरूरी है. देन अगेन सेपरेट फंक्शनलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलप ए मॉडल ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम दैट encompasses data and the functional responses of the system to various simultaneous from the environment. Next again, establish the context in which software operates by specify the manner in which other system component interact with software. यहाँ पर हम आते हैं अगेन रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट पर. तो रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट आर द वन. यस आवाज बहुत आ रही है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपकी. यस रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स आर one which are possible to be the performed practically. So just we are taking the example like a system description is existence. The system description is existence complete if the system description contains all the information about the environment or desired by the customer. Again यहाँ पर हम आते हैं कि define the environment in which the system operates and indicate how a highly intertwined collection of agents react to stimuli in the environment.
व्हेन वी आर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स मीन्स अगर हमने किसी भी चीज़ के अंदर चेंज किया ऑब्जेक्ट मीन्स उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है सर। आप अपने कंप्यूटर से ऑल माइक ऑफ कर दो ना सर। यस बेटा अभी एक मिनट हेलो आवाज़ आ रही है अभी आपको यस चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप यहाँ पर हम आते यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है अब डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है नो सर, अब डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है सर। तो अगेन यहाँ पर हम आते हैं डेटा डिक्शनरी पर डेटा डिक्शनरी हैज बीन प्रपोज फॉर डिस्क्राइबिंग द कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड ड्यूरिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जितना भी आपका एसआरएस का पार्ट था एसआरएस में हमने देखा कि कंपोनेंट की बात करें हम कंपोनेंट ऑफ एसआरएस तो यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी एसआरएस के लिए परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या होगी डिजाइन कंस्ट्रेंट क्या होंगे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर हम कहें कि एसआरएस शुड हैव दीज कंपोनेंट्स तो वन वी कैन डिस्कस वन बाय वन लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई व्हाट आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन इनपुट तो अगर हम यहाँ बात करें कि ये डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द इनपुट एंड देयर सोर्सेज तो अगर यूनिट ऑफ मीजर्स एंड द रेंज ऑफ वैलिड इनपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड यहाँ पर क्या होना चाहिए जो हमारा वैलिड जो इनपुट है वो हमारा स्पेसिफाइड एरिया में पता होना चाहिए हमें और हम जो जिसके थ्रू मीजर कर रहे हैं यूनिट यूनिट ऑफ मीजर शुड बी नॉन ऐसे ही ऑल दी ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द इनपुट डेटा ऑप्टेन द आउटपुट शुड बी स्पेसिफाइड ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो भी जिस भी इनपुट पर तो हमें जो आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है वो भी हमारे स्पेसिफाई होना चाहिए हमें ऐसे ही हमें केयर मस्ट बी टेकन नोट टू स्पेसिफाई एनी एल्गोरिथम देयर आर नोट पार्ट ऑफ द सिस्टम तो ये हमें क्या है कि जो भी हमने एल्गोरिथम दिया है वो हमें क्या क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़ें हमारी क्या है एसआरएस का पार्ट है इसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट तो परफॉर्मेंस में हमें क्या पता है कि एसआरएस स्पेसिफाई द परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट ऑन द सॉफ्टवेयर सिस्टम एसआरएस में हमें जितने भी परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट हैं वो भी हमें पता होने चाहिए स्पेसिफिक होने चाहिए ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर टिपिकली एक्सप्रेस एट प्रोसेस मीन्स ये परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ये है अपने आप में स्पीड डिपेंडेंट है तो यहाँ पर हमारा क्या है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर द मोस्टली यूज और क्रिटिकल ट्रांजेक्शन यूजर इवेंट्स एंड स्क्रीन तो दीज आर द थिंग्स अगेन डिजाइन कंस्टेंट में हमें क्लाइंट्स एनवायरनमेंट में restrict the designer to include some design constraints that must be followed ये क्या क्या है आपकी वेरियस कंस्टेंट आर स्टैंडर्ड्स compliance resources limits operating environment reliability and security requirements so these are the things जो हमारी डिजाइन सर वॉल्यूम थोड़ा हाई हो सकता है यस बेटा और तेज बोलूंगा वॉइस का। यस आवाज आ रही है अभी यस सर, अब सही है, अब सही है। तो यस सर, अब सही है। the various design constraints are standards completely resources limits operating environments reliability and security requirements यहाँ देखिए
जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की, रिलायबिलिटी की, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, डिजाइन कंस्ट्रेंट में आती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंप्लायंस की, तो इट स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैंडर्ड द सिस्टम मस्ट फॉलो। द स्टैंडर्ड में इंक्लूड द रिपोर्ट फॉर्मेट एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। अगर हम बात करें हार्डवेयर लिमिटेशंस की, द सॉफ्टवेयर नीड्स सम एग्जिस्टिंग और प्री डिटरमाइंड हार्डवेयर टू ऑपरेट। अब ऐसे ही अगर हम बात करें फॉल्ट टॉलरेंस की, तो फॉल्ट टॉलरेंस requires can place a major constraint on how the system is to be designed. Fault tolerance requirements often make the system or complex and expensive. ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद हम आते हैं डेटा डिक्शनरी पार्ट पर। तो डेटा डिक्शनरी में हमने देखा, डेटा डिक्शनरी is an organized listing of all data elements that are pertinent to the system with precise, rigorous definitions so that both user and system analyst will have a common understanding of input output component of store intermediate calculation. So content of the data dictionary, although the format of the dictionary varies from tool to tool, most contain the following information. First one is the name, the primary name of the data or control item, the data store or an external entity. एलाइस अदर नेम यूज फॉर द फर्स्ट एंट्री। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेंगे हम इसमें डेटा डिक्शनरी में कि किस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में डेटा को हम रख रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें डेटा डिक्शनरी में, अगर हमने डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस किया है तो डेटा डिक्शनरी में भी चेंज हो जाएगा। अगर हम डेटा डिक्शनरी ले रहे हैं एक्टिव डेटा डिक्शनरी, तो उसमें क्या ऑटोमेशन या सेल्फ ऑटोमेटिक कंडीशन में हो जाता है। अगर हमने डेटा डिक्शनरी ली पैसिव डेटा डिक्शनरी, तो उसके अंदर हमें क्या है, खुद को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगेन वेयर यूज हाउ यूज ए लिस्टिंग ऑफ द प्रोसेस डेट की डेटा और कंट्रोल। तो अगेन कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग कंटेंट, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा टाइप, प्रीसेट वैल्यूज, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, ये हमारी हमें पता होनी चाहिए। सो दिस इज द एग्जांपल डेटा एंड डेटा डिक्शनरी एंट्री में सबसे पहले हमने नेम लिया, टेलीफोन नंबर, एलआईजी लिया, नन, वेयर यूज एंड हाउ यूज, एक्सेस, अगेंस्ट सेटअप, तो डायल फोन इनपुट। ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेलीफोन नंबर, हम जो डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं कि हमारा लोकल नंबर है और ये लॉन्ग डिस्टेंस नंबर है, ये हमें टेलीफोन नंबर है हमारा, लोकल नंबर इक्वल टू ये प्रीफिक्स में हम यूज में ले रहे हैं, प्लस एक्सेस नंबर जो हम जिसको भी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस नंबर को भी, और लॉन्ग डिस्टेंस नंबर है तो हम यहाँ पर दे रहे हैं एरिया कोड प्लस लोकल नंबर। और एरिया कोड भी हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है हर जगह का, कि ये ये जस्ट लाइक एज वी आर हैविंग द एग्जांपल्स। प्रीफिक्स में ये हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर डेट नेवर स्टार्ट विद 0 और 1 स्टार। So any four number string, this is the access number. So this is the simple example of data dictionary. यहाँ इसके बाद हम आते हैं finite state machine यानी FSM model. The finite state machine is simply a machine that has a set of state in which it can be. देखिए फाइनाइट स्टेट मशीन में हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो स्टेट होती है, एक इनपुट होता है। आपकी जो स्टेट हो सकती हैं देयर मे बी मैनी ऑफ स्टेट। अब जिस स्टेट को हम, एक प्रेजेंट स्टेट होती है और होती है करंट नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट या करंट स्टेट बोल सकते हैं, और उसके बाद हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट। सो दिस इज द कंडीशन ऑन विच द दिस डिपेंड्स आर इट करंट स्टेट एंड इनपुट। A simple example of a state machine is a light bulb. So this is a very simple example. Light bulb, it has two states. लाइट बल्ब के अंदर अगर हमने दो स्टेट लिए हैं, ऑन करने की और ऑफ करने की, these two states can be changed based on what state it is currently in and whether or not
अगर हमने यहाँ पर ऑन को अगर हमने 1 लिया है और ऑफ को अगर हमने 0 लिया है तो हम इसको स्टेट के थ्रू दिखा सकते हैं और इनपुट आपने 0 और 1 दो तरीके से इसके यूज में लिए। So if it is currently in the off state, it can either be kept the off state by doing nothing, or it can transition to the on state if the switch is flipped and vice versa. अब यहाँ पर देखिए आपकी एक नई चीज आती है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो दिस इज रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज यूजुअली सीन इन द context of the finite state machine. So finite automation, यहाँ देखिए आप ये जो लाइट बल्ब एग्जांपल लिया है आपने, इसमें दो स्टेट लिया आपने, ऑफ स्टेट आपने इसको टर्न ऑफ दिखाया है और ऑन स्टेट को आपने दिखाया है टर्न ऑन। अब यहाँ पर आप इनपुट भी ले सकते हो। आपने जैसे सपोज कीजिए कि टर्न ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट किया है और टर्न ऑन को 1 इनपुट से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी ले सकते हो। और ये जो एक स्टेट आपकी क्या इसके अंदर जो दिखा रहे हैं, एक इनिशियल स्टेट से स्टार्टिंग होती है और फाइनल स्टेट पे हम डबल सर्किल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ शॉपिंग कार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ले रखी है आपने। एक फाइनल स्टेट है आपकी सोल्ड सोल्ड। ये फाइनल स्टेट का कैसे पता लगता है यहाँ पर कि जिसको हमने डबल सर्किल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे इन विश लिस्ट, दिस इज द, अगर हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट ले रहे हैं, इनिशियल स्टेट ले रहे हैं मान लीजिए, या इसको हमने देखा ऐड टू विश लिस्ट। तो यहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ले रखी हैं। इसको हम चाहे तो Q0 Q1 Q2 इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, बट जो हमारी फाइनल स्टेट होती है वो हमेशा डबल सर्किल से हमें दिखानी पड़ेगी। अब FSM में हमारी जो भी स्टेट होती हैं उनको हम डिफरेंट स्टेट यानी Q0 से लेके और इस तरीके से दिखा सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। इस डायग्राम में आप देखोगे कि ऐड टू विश लिस्ट, यहाँ से अगर हम इसको इन विश लिस्ट में डाल रहे हैं, और ऑन सेल अगर हम रिमूव कर रहे हैं विश लिस्ट से, फ्रॉम विश लिस्ट से, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इन कार्ट के अंदर डाल रहे हैं तो ऐड टू कार्ट यानी कि विश लिस्ट से हमने उसको जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करवा रहे हैं ऐड टू कार्ट के अंदर कर रहे हैं। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रांजिशन यहाँ पर काम आएगा, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली वी हैव टू पे एंड देन सोल्व। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, so the analysis model must be achieve three primary objectives: to describe what the customer requires, and again to establish a basic for the creation of a software design, and to define a set of requirements that can be validated once the software is built. ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम देखेंगे, इसमें तीन चीज़ें हैं। एनालिसिस मॉडल must be achieve three parts or primary objective. So these are the objectives: to describe what the customer requirement, basic for the creation of software design, and to define a set of requirement that can be validated once the software is built. ये हमारे पास क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये SRS में आ जाती है हमारी। ये हम जब एनालिसिस करेंगे तो SRS में आ जाती है। SRS का ये कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ये हमारी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, पर्पज ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, डेफिनेशन एंड एब्रीविएशन। दीज आर द जनरल थिंग, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शंस, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारी क्या है, जनरल थिंग्स हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग पार्ट है आपका। तो डिजाइनिंग में हम जो यूज में लेंगे यहाँ पर, चाहे वो आपका डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू हो, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या डेटा फ्लो के थ्रू हो, जिसके अंदर हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन यूज में लेते हैं, तो इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये देखेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस का डायग्राम है, इसके अंदर इनर पार्ट में आपका डेटा डिक्शनरी है, उसके आउटर फील्ड में आपके यार द थ्री पार्ट्स: एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, विच इज नोन एज STD। एंड यहाँ पर जो आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है वो कवर करता है डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन को, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन जो है आपका डेटा फ्लो डायग्राम को कवर कर रहा है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन,
स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को हम रूप में ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ at the core of the model lies the data dictionary. So a repository that contains description of all data objects consumed or produced by the software. जो ये डेटा डिक्शनरी पार्ट है इसके अंदर हमने क्या लिया है कि description of all data objects consumed or produced by the software. So there are the three different diagrams surrounding the core entity relationship diagram, which is known as ERD, DFD, data flow diagram, state transition diagram, which is known as एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD में हम क्या करते हैं यूज में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि व्हाट इज डेटा ऑब्जेक्ट। तो डेटा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके डेटा ऑब्जेक्ट आर हैविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सपोज वी आर हैविंग द एग्जांपल कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है उसका केवल मुझे एरिया फाइंड करना है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। सर वॉल्यूम थोड़ा हाई कर हो। यस मुझे एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो वी आर हैविंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल देन वी कैन फाइंड द रेक्टेंगल area of the rectangle. If suppose we are having only length, we don't know about the width, then we can't calculate the area of the rectangle. So इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे ऑब्जेक्ट्स क्या देते हैं हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो आपका सर्किल हो चाहे आपका वो रेक्टेंगल हो चाहे इट में भी स्क्वायर हो, तो हमें उसके बारे में जानकारी पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी तब हमारा ये क्या ऑब्जेक्ट बनेगा डेटा ऑब्जेक्ट्स। देन अगेन ERD इज द नोटेशन दैट इज यूज टू कंडक्ट डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी। अब ERD में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस होते हैं, एंटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपकी जैसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड शेप में हम रिलेशनशिप को दिखाते हैं, ऐसे ही बहुत सारी इसकी क्या है डिफरेंट नोटेशंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच डेटा ऑब्जेक्ट नोट इन द ERD कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग डेटा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया ERD एग्जांपल, यहाँ देखेंगे आप ये मैन्युफैक्चरर है और कार है, ये बहुत आपकी क्या है एंटिटी है, और यहाँ पर जैसे लाइसेंस है या आपकी बिल्स है या कॉन्ट्रैक्ट है या ट्रांसपोर्ट है, तो दीज आर द रिलेशनशिप विच इज शोइंग एज ए डायमंड शेप। और यहाँ पर रेक्टेंगल के थ्रू हमने दिखा रखा है ये जो एंटिटी, और यहाँ जो आपकी डिफरेंट जो डायग्राम दिखा रखे हैं ये डेटाबेस, जैसे ये डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। अगेन हम आते हैं डेटा फ्लो डायग्राम पर। तो डेटा फ्लो डायग्राम serve two purpose. One is to provide an indication of how data are transformed as they move through the system, and second to depict the functions and sub-functions that transform the data. So in the DFD provide additional information that is used during the analysis of the information. अब यहाँ डेटा जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये एडिशनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनालिसिस फेज में। सो एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन डोमेन एंड सर्व एज ए बेसिक फॉर द मॉडलिंग ऑफ फंक्शंस। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच फंक्शन प्रेजेंटेड इन द DFD कंटेंट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। यहाँ इसका जो रिलेशन होता है वो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में हम इसको शो करते हैं। तो बताते हैं हमें ईच फंक्शन प्रेजेंटेड इन द DFD कंटेंट इन ए प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। So this is a simple example of DFD, or we can say zero level DFD, या either zero level DFD is known as a constant level DFD। इसको हम zero level DFD को constant level DFD भी हम बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने, जो पैसेंजर है एडमिन है वो दोनों एंटिटी हैं, और ये जो आपका रेलवे रिजर्वेशन है इसको हम सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्किल या सिंक या इसको हम बबल भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी क्या है एक प्रोसेस है। यहाँ पर जो एंटिटी है उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल के थ्रू, और जो प्रोसेस है उसको हम सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो लेवल DFD में वी कैन ओनली यूज एज ए एंटिटी एंड प्रोसेस। सो
Railway reservation is the process and entity we are having passenger and admin. So one passenger is going to reservation through the railway reservation, then admin having these information about the passengers की सारी information को क्या रखेगा, एडमिन रखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही एडमिन के पास ये चीज़ें गई तो टिकट से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो पैसेंजर्स को प्रोवाइड की जाएंगी द रेलवे रिजर्वेशन। एडमिन इन सारी चीज़ों को रखेगा और उसके बाद रेलवे रिजर्वेशन इसकी इंफॉर्मेशन है वो पैसेंजर को प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने इसको कैंसिल करवाया या रिजर्वेशन किया तो आपको इन्फॉर्मेशन टिकट से रिगार्डिंग मिल जाएंगी। अगर आपने रिजर्वेशन होने के बाद इसको कैंसिल करवाया तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा से रेलवे रिजर्वेशन में उसमें लिखते हुए एडमिन उसको क्या करेगा, कैंसिल इन्फॉर्मेशन करेगा। तो कैंसिलेशन अगर आपने इनपुट डाला तो वो क्या करेगा, प्रोसेस पास ऑन होते हुए वो कैंसिल फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद अगर हम इसको वन लेवल डीएफडी बनाते हैं तो रेलवे रिजर्वेशन यानी कि प्रोसेस को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे सब प्रोसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट सब प्रोसेस के अंदर हम उसको डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एस टी। सो एस टी डी मीन्स इंडिकेट हाउ द सिस्टम बिहेव एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। एस टी डी के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम बिहेव करता है एक्सटर्नल इवेंट्स में। टू एक्म्प्लिश दिस एस टी डी रिप्रेजेंट द वेरियस मॉडल्स ऑफ बिहेवियर कॉल्ड स्टेट। इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट बोलते हैं। जो भी आपकी मोड्स होते हैं, बिहेवियर मोड्स होते हैं, उनको हम बोल रहे हैं स्टेट। यानी कि जब भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं तो ये कैसे हम वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से हम चेंज हो रहे हैं। तो एंड द मैनर इन विच ट्रांजिशन आर मेड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यहाँ पर हमारे पास जो एफएसएम में डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या हो सकती हैं, आपकी स्टेट हो सकती हैं कि प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर अगर हम जा रहे हैं तो कौन सी ऑन है, कौन सी ऑफ स्टेट है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसको। एस टी डी सर्व एज द बेसिक फॉर बिहेवियर and again additional information about the control aspect of the software is contained in the control specification। यहाँ जो DFD है वो तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड रहता है, और जबकि यहाँ पर कंट्रोल जो आपका है चाहे वो कंट्रोल फ्लो डेटा डायग्राम हो वो आपका क्या है, CSP कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। So this is a example of state transition diagram which is login screen। ये आपकी क्या है, लॉगिन स्क्रीन है। और आपने क्या किया कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया, देन इफ यू आर हैविंग द राइट यूजर नेम और पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट यूजर नेम आईडी, देन यू कैन एक्सेस। इफ यू आर हैविंग द रॉन्ग पासवर्ड देन फर्स्ट time, then second time you will not access because you are not known your password or you don't have authorized, then third time or it will be locked। तो एसटीडी में जो स्टेट चेंज हो रही है, अगर आपने फर्स्ट टाइम में अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड सही डाला तो यू कैन एक्सेस। देन सेकंड टाइम आपको चांस मिला हुआ है यहाँ पर कि 3 टाइम्स आपको ये जो आपने पासवर्ड डाला है रॉन्ग पासवर्ड, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टेट ट्रांजिशन चेंज हो रही है, स्टेट जो है आपकी ट्रांजिशन हो रही है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल फ्लो डायग्राम। तो कंट्रोल फ्लो डायग्राम हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस को बताता है कंट्रोल हाउ द प्रोसेस इज गोइंग। इट शो अस वेयर कंट्रोल स्टार्ट एंड एंड। हमारी कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ हमारी कंट्रोल एंड हो रही है, एंड वेयर इट मे ब्रांच ऑफ इन अनदर डायरेक्शन गिवन सर्टेन सिचुएशन। तो यहाँ हमें क्या है, कंट्रोल जो फ्लो डायग्राम है वो क्या बता रहा है, प्रोसेस को फ्लो बता रहा है। तो वी आर हैविंग द एग्जांपल स्टार्टिंग ए कार। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में ले रहे हैं। व्हाट हैपेंस इफ द इंजन इज लोडेड और स्पार्क प्लग इज ब्रोकन। So what will happen, car will be start or no if the engine is loaded or spark plug is not working right, so become broken।
control then changes the flow to the other part of the software. Next, we can present these branches with the diagram. So control flow diagram is helpful because it can be understood by both users and professionals. So control flow diagram, this is the basic diagram of the control flow diagram. So here you can see the beginning of starting of the car, or just suppose you are the car, the working of the each part of the car is good, then it will be started. If the fluid of the engine, or just you can say spark plug is broken, or there are so many problems arise in the car, so it will be not working. The problem, we will check what is the problem and restart. Then again we have to restart, and again we will see alert functions, enable display panel, where is the problem, which type of problem we are facing. So clutch disengage. So these are the different problems we will find out. तो कंट्रोल फ्लो डायग्राम से कि फ्लो किस तरीके का फ्लो हो रहा है, ये हम यहाँ पर कंट्रोल फ्लो डायग्राम में समझते हैं. नेक्स्ट, control specification, CSP. So it is the control specification. The control specification is used to indicate how the software behave when an event or control signal is sent, which process are invoked as a consequence of the occurrence of the event. इस कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में हम देखते हैं कि कौन सा इवेंट है या कंट्रोल सिग्नल है, वो किस तरीके का वर्क कर रहे हैं, किस तरीके का साइन दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है. और which process are involved, कौन सी प्रोसेस है जो वर्क नहीं कर रही है. Control specification contain a number of important rules, like control specification represent the behavior of the system. So, one is the CSPC contain a state transition diagram, that is sequence specification of behavior. ये हमारा दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम इसको दो तरीके से, जो बिहेवियर होता है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन का, उसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं. वन इज द CSPC, यानी कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं इसको, दैट इज सिक्वेंशियल स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. और अदर वन इज इट इज कंटेन ए प्रोसेस एक्टिवेशन टेबल. प्रोसेस एक्टिवेशन टेबल के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं. तो इट इज अ कॉम्बिनेशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ CSPC कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. देखिए यहाँ पर डेटा इनपुट जा रहा है TFD, डेटा फ्लो डायग्राम के पास. तो ये प्रोसेस मॉडल में वर्क हो रहा है, और डेटा फ्लो डायग्राम कनेक्ट है PSPC से, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन. देन अगेन ये प्रोसेस मॉडल से वर्क होते हुए डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट बाहर आ जाएगा. और यहाँ पर जो आपकी जो कंडीशन बन रही है, प्रोसेस एक्टिवेटर्स और डेटा कंडीशन, ये आपस में क्या है, एक कंट्रोल फ्लो डायग्राम से कनेक्ट है, और दूसरा आपका क्या है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन से. CFD stand for control flow diagram, और CSPC stand for control specification. तो यहाँ पर आपका कंट्रोल इनपुट आ रहा है ये, और यहाँ CSPC से पास होते हुए कंट्रोल आउटपुट अपने आपके बाहर जाएगा. तो ये बेसिक डायग्राम है इसका कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. के बाद हम आते हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन. प्रोसेस स्पेसिफिकेशन इज ए मेथड यूज्ड टू डॉक्यूमेंट analysis and explain the decision making logic and formula. So it will be goal, we can achieve the goal to slow down and specifically regulatory engineering requirement and process. So again, high quality consistent data requires clear and complete process specification. अब अगर हम बात कर रहे हैं हाई क्वालिटी, तो हाई क्वालिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बेस्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए. इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, अनएम्बिगिटी होनी चाहिए. मीन्स
अगर हम बात करें कि क्वालिटी की, हाई क्वालिटी के लिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट शुड बी वेरी गुड। और वो हाई क्वालिटी जब होगी तो हमारी क्या परफॉर्मेंस मीट होंगी, सपोर्टेबिलिटी मिलेगी हमें, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू सर।